नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और एग्रीकल्चर से संबंधित सारे प्रावधानों के बारे में और बजट में हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया। हमारे देश में कृषि एवं संबंध क्षेत्र जैसे कि पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है। आर्थिक चुनौतियों के वर्तमान दौर में से देश की आर्थिक प्रगति और अन्नदाता की संपन्नता के लिए कृषि की समावेशी विकास और एक अनिवार्य कड़ी माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023 व 24 की इस दिशा में भारत सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में ऐसे अनेक प्रावधान किए गए जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समावेशी विकास, आधुनिकीकरण और कृषकों को आर्थिक सशक्तिकरण का संबल प्रदान करते हैं। बजट में कृषि और कृषकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें सभी लाभ सतत और पारदर्शी रूप से मिल सकें। कृषि को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल और हितैषी बनाने के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को इस वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा और अनुसंधान का आवंटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली 60,000 करोड़ रुपए की राशि भी कृषि बजट में शामिल की गई है। संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत डेयरी, पशुपालन, मत्स्यिकी के विकास के लिए नई योजना प्रस्तावित की गई है। अब बात की जाए फसल सुधार बाजार के बारे में, तो भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार मोटे अनाजों को पहले ही पोषक के नाम से पुकारने की पहल कर चुकी है और वर्तमान बजट के माध्यम से इन्हें श्री अन्न का सम्मानित नाम दिया गया है। वर्तमान में भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक 180 लाख टन 2020-21 के अकॉर्डिंग और 5वें नंबर का निर्यातक देश है। मोटे अनाजों की अनूठी विविधता जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, चैना, कंगनी, कुटकी आदि और सुदीर्घ परंपरा के कारण हमारे देश में ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनने की प्रबल संभावना और अवसर है। इसके लिए वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी हस्तक्षेपों की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार ने बजट में हैदराबाद स्थित ICAR भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है और प्रस्ताव दिया है। इसके अंतर्गत मोटे अनाजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। विश्व बाजार में भारतीय मोटे अनाजों को पैट बनने से छोटे व सीमांत किसानों से लेकर स्टार्टअप उद्यमियों और निर्यातों तक की आय में वृद्धि होगी। कपास एक अन्य फसल है जिसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए ज़्यादा लंबे रेशे वाली कपास को चुना गया है, जिसकी देश विदेश के टेक्सटाइल उद्योग में भारी मांग है। इसके रेशों की लंबाई 35 मिलीमीटर होती है, जिसे बेहतरीन क्वालिटी के फैब्रिक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस कपास की 20 लाख गांठों, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की मांग है, जबकि उत्पादन केवल 5 लाख गांठों का है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग को इजिप्ट, मिस्र जैसे बोलते हैं और अमेरिका से कपास आयात करनी पड़ती है। विडंबना यह है कि भारत में कपास की खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर की जाती है, लगभग 136 लाख हेक्टेयर, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 36% है। परंतु जब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात आती है तो हमारा देश लुढ़क कर बहुत पीछे 38वें पायदान पर आ जाता है। अधिकांश किसान ज़्यादा लंबे रेशे वाले कपास को उगाने में हिचकते हैं क्योंकि यह तैयार होने में ज़्यादा समय लेती है। इस पर पिंक बॉल वर्म नाम का कीट ज़्यादा प्रकोप होता है और उपज कम होती है। इसलिए बजट में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी PPP मोड के माध्यम से इसकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए समूह आधारित और मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन दृष्टिकोण से प्रयास किया जाएगा, यानी बीजों से लेकर उत्पादन, प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग तक के हर चरण पर सुधार किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसानों, सरकार, उद्योगों के बीच परस्पर सहयोग और साझेदारी विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से कृषि आदानों, पानी, खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रसार सेवा जैसे कि तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन, खेल प्रदर्शन आदि और बाजार से जुड़ने संबंधी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसका लाभ सभी साझेदारों को होगा
बागवानी उत्पादन जैसे कि फल, सब्जी, मसाले, मेवे, फूल वगैरह में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उद्यमिता का विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके अंतर्गत अधिक मूल्य वाली अनेक फसलें भी उगाई जाती हैं जिनकी घरेलू और विदेशी बाज़ारों में अच्छी मांग है। इनके विकास, प्रसार, व्यापार में उच्च गुणवत्ता वाली पौध का सहज उपलब्ध न होना एक प्रमुख चुनौती है। इसका संज्ञान लेते हुए बजट में 2200 करोड़ रुपए के प्रावधान से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। आत्मनिर्भर और स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध या अन्य रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से अधिक मूल्य वाली फसलों पर केंद्रित होगा। इसके लिए आवश्यक है कि रोपण सामग्री के उत्पादन को वैज्ञानिक तौर तरीके से एक व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों व किसान संगठनों के रूप में प्रोत्साहित किया जाए। किसान सीधे संबंध विकसित किए जाएं। विदेशी बाज़ारों में भारतीय फलों और सब्जियों और इनके मूल्यवर्धित उत्पादों को निरंतर बढ़ती मांग के संदर्भ में बजट में उठाया गया। यह कदम निश्चित रूप से लाभकारी होगा। यदि बात की जाए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण के बारे में, तो प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट में डिजिटल कृषि को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री को घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा जो सभी हितधारकों के लिए सहज सुलभ होगा ताकि इसका लाभ किसानों से लेकर सभी संबंधित उठा सके। सूचना और संचार की डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तेज़ गति, लगभग रियल टाइम बेसिस, कुशलता और प्रवणता के साथ किसानों को कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसके आधार पर वे सही निर्णय ले सकें। बजट में इसके लिए कुछ विषय भी सुझाए गए हैं जैसे फसल नियोजन और फसल सुरक्षा, कृषि आदानों की उपलब्धता, सुलभता में कृषि सुधार, कृषि ऋण, फसल बीमा, उपज आकलन में सहायता और बाजार की सामयिक तत्कालीन जानकारी। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों और एग्री स्टार्टअप्स की कामकाज में सहायता कर उनके विकास को आगे बढ़ाएगा। स्वाभाविक है, कृषि को डिजिटल सहायता देने में नवीनतम तकनीकों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, किसान, ड्रोन्स आदि का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 25 लागू किया जा रहा है जिसमें कृषि के लिए इन सभी तकनीकों के विकास, प्रसार, उपयोग पर कार्य किया जा रहा है। देश भर के किसानों एक विशाल डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उन सभी को लाभ मिल सके जो कुशलता और पारदर्शिता के साथ तुरंत और न्यूनतम लागत पर पहुंच सके। देश में AI पर शोध के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कृषि के लिए समाधानों पर कार्य करेंगे। अमृतकाल के प्रथम बजट में ये पहल कृषि के आधुनिकीकरण की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश 5 वर्ष के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ किसानों को कम लागत वाले, प्रभावी और व्यवहारिक समाधान प्राप्त होंगे। स्टार्टअप्स को स्थानीय कृषि चुनौती से निपटने और कृषि विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस प्रयास से कृषि प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश होगा, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी और अंततः कृषि में लाभदायकता की दर भी बढ़ेगी। इस तरह किसान की आमदनी में वृद्धि का लक्ष्य भी हासिल होगा। संसाधनों सुविधाएं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय एवं अन्य संसाधनों सुधार के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आसान शर्तों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस वर्ष कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ये वृद्धि डेयरी, पशुपालन और मत्स्य से डरे हुए या जुड़े हुए किसानों को ध्यान में रखकर जा रही ताकि ये वे सभी सुविधा का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुई किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को विस्तार देने के लिए बजट में 23,000 करोड़ रुपए की सुव्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकार से समृद्धि की अवधारणा को भारत सरकार निरंतर सशक्त बना रही है।
कारण है कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तथा वंचित समुदाय को प्राथमिक कृषि ऋण समितियां उनकी आजीविका के लिए आवश्यक संबल प्रदान करती हैं। इसलिए बजट में इन समितियों के आर्थिक सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसी 63,000 समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से पहले ही शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही इन समितियों को बहुउद्देश्य समिति के रूप में परिवर्तित करने के लिए सभी संबंधितों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके नए मॉडल कानून या उपनियम बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री की घोषणा में जहां एक और समितियां के कार्यकलापों को दायरा बढ़ेगा, वहीं दूसरी और ग्रामीण समुदाय को भी एक स्थान पर अनेक लाभ और सुविधा प्राप्त होंगी। इन समितियों के माध्यम से किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं या अन्य खरीदारों को बेच सकेंगे। इन सहकारी समितियों से कृषि उपज को सीधे खरीद का लाभ इन उद्यमियों को भी मिलेगा जिनका व्यवसाय कृषि उत्पादों पर निर्भर है। बजट में सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव भी है ताकि इनके विकास के लिए अधिक कुशलता से योजनाएं बनाई जा सकें। सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, प्राथमिक मत्स्य की समितियाँ, डेयरी सहकारी समितियों को गठन सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है। सहकारिता के माध्यम से एक विशाल और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। ये भंडारण सुविधा विश्व की सबसे बड़ी संरचना होगी जिसमें किसान अपनी उपज का भंडारण करके उचित समय पर यानी अधिकतम कीमत मिलने के समय निकासी और बिक्री पर कर सकेंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को इस बजट में कर और ऋण की सीमा संबंधी कुछ रियायतें भी दी गई हैं ताकि इनका तेज विकास हो सके। निरंतर सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक विशेष कदम उठाया है, जिसे अपर भद्र परियोजना के लिए बजट में 5,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सतत व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सतही तालाबों के भरण का प्रस्ताव भी है। वर्तमान बजट में देश में हरित विकास की गति देने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है, जो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के संकट से परिदृश्य में सराहनीय है। भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए अनेक क्षेत्रों में पहल की गई है। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष को प्रधानमंत्री प्रणाम नामक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो कि धरती के सुधार, पोषण, पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों जैसे कि जैविक उर्वरक, कंपोजिट खाद आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे प्रदूषण पर रोकथाम के साथ ही मृदा की उर्वरता को सतत बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार और स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के साथ जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले से संचालित गोवर्धन योजना के अंतर्गत व्यापक कदम उठाने की घोषणा की गई है। इसमें देश भर में 500 कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो गोबर और जैविक पदार्थ में बायोगैस का उत्पादन करेंगे। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 200 प्लांट्स कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए जाएंगे, जबकि 300 प्लांट्स को समुदाय या समूह के स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इन प्लांट्स को उप उत्पाद के रूप में जैव खाद प्राप्त होता है, जिसकी बिक्री की जा सकती है और जो मृदा सुधार का कार्य सतत रूप से करती है। योजना के अंतर्गत प्लांट्स के लिए जैव सामग्री एकत्रित करने और जैव खाद के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये पर्यावरण, किसान और आम उपभोक्ता तीनों के हित में है। कवायद के आगे बढ़ाते हुए वर्तमान बजट में अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने और सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके लिए देश भर में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये नेटवर्क सूक्ष्म उर्वरक और जैव कीटनाशक उत्पादन के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा, जिसका सीधा लाभ प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से होगा। अब बात करेंगे संबंध क्षेत्र के बारे में। अनेक तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक कारणों से किसानों की आमदनी वृद्धि के लिए पशुपालन, विशेष रूप से डेयरी को एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसलिए भारत सरकार अनेक योजनाएं लागू करके पशुपालन को प्रोत्साहन दे रही है। वर्तमान बजट में पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट आवंटन पिछले वर्ष को संशोधित अनुमान से 40% बढ़ाकर लगभग 4,328 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक आवंटन पशुपालन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले लगभग 3 वर्षों से देश में 2 प्रमुख रोग पशुधन को क्षति पहुंचा रहे हैं। एक लंपी स्किन रोग
एक अफ्रीकन स्वाइन रोग जो पशुधन त्रस्त है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आशा है कि इस बजट प्रस्ताव से पशुपालकों को राहत मिलेगी। पशुधन के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए राज्यों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सहायता देना जारी रहेगा। इसमें टीकाकरण कार्यक्रम, पशु चिकित्सा की बुनियादी सुविधा को विकास और कौशल विकास जैसे कार्यक्रम सुविधा को विकास, कौशल विकास, पशुधन के सतत विकास के लिए जारी राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 410 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि इसमें गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें। मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए इस वर्ष बजट में मात्स्यिकी विभाग का बजट आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 38.45% बढ़ाकर 2,248.77 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र में एक नई सही योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सही योजना के अंतर्गत मछुआरा समुदाय, मछली विक्रेताओं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सूक्ष्म व लघु उद्यमों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निवेश और पूंजी की व्यवस्था से लेकर मूल्य श्रृंखला के हर चरण में सुधार की योजना है ताकि मत्स्य के क्षेत्र संबंधित छोटे उद्यमियों के लिए अधिक आकर्षक और लाभदायक बन सके। उद्योग जो भी हमारे उद्यमियों को एक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के विकास में सहायता दी जाएगी ताकि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित मत्स्य उत्पाद पहुंच सके। इस तरह घरेलू बाजार का विकास और प्रसार होगा, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार के इस कदम को विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी बताया जा रहा है, क्योंकि मछली और मत्स्य उत्पादों की बिक्री में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी और योगदान है। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ सामग्री के आयात पर शुल्क घटाने की घोषणा की गई है, जिससे आयात की लागत कम होगी और उत्पादन पर भी कम खर्च किया जाएगा। फिश मील, क्रिल मील, एल्गल प्राइम आटा, फिश लिपिड ऑयल और विटामिन एवं खनिज मिश्रण पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है, जिससे घरेलू बाजार को प्रोत्साहन के साथ निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृतकाल का पहला बजट कृषि एवं डेयरी पर संबंधित क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास की एक मजबूत नींव रख रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। बजट में दिए गए प्रावधान से कृषक, कृषि उद्यमियों और एग्री स्टार्टअप्स की आर्थिक प्रगति उन्नति का मार्गदर्शन प्रशस्त दिख रहा है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।